नमस्कार, खबर उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ईशी शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन इससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दिल्ली दौरे से बढ़ा सियासी तापमान। मंत्रिमंडल विस्तार और संगठन में फेरबदल की चर्चाएं तेज। यूपी में एसआईआर के बाद आज आएगी ड्राफ्ट मतदाता सूची। कट सकता है करीब 3 करोड़ लोगों के नाम। 6 फरवरी तक दर्ज होगा आपत्तियां और दावे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी का महाराजगंज दौरा। आज भाजपा जिला कार्यालय में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को करेंगे संबोधित। आधार कार्ड अपनों से बिछड़े लोगों को मिलान का बना जरिया। यूपी में 5 वर्षों में 466 लापता लोग परिवार से मिले। सबसे अधिक वाराणसी के लोग शामिल। यूपी में बिजली उपभोक्ताओं की जेब पर पड़ने जा रहा है असर। स्मार्ट मीटर का खर्च जुड़ते ही महंगी होगी बिजली। यूपी में भवन निर्माण के लिए अब ज्यादा देना होगा विकास शुल्क। गाजियाबाद में 4170 और लखनऊ में 2475 प्रति स्क्वायर मीटर लगेगा चार्ज। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। और लखनऊ से खबर आपको बता देते हैं। मंत्री ए के शर्मा का बयान। आरजी रामजी पर चर्चा होगी। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री का निर्णय। इस योजना से गरीब जनता को काफी फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री की इस योजना से जनता को रोजगार मिलेगा। मंत्री ए के शर्मा का बयान। जय राम जी पर होगी चर्चा। देश की जनता के लिए प्रधानमंत्री का निर्णय। और सीधे आपको ले चलते हैं लखनऊ, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं, सुन लेते हैं। आज ढोल पीट करके कर रहे हैं। हमें उनकी उन विफलताओं की भी चर्चा करनी चाहिए और उसके बारे में भी सोचना चाहिए। खासतौर पर अधूरी और अस्थायी परिसंपत्तियां जिनका कोई दीर्घकालीन लाभ नहीं, फर्जी जॉब कार्ड, फर्जी हाजिरी, भुगतान में कटौती जैसे व्यापक भ्रष्टाचार की शिकायतें हर एक जनपद से और हर ग्राम पंचायत से ये सुनने को मिलती थी। कमजोर सोशल ऑडिट और शिकायत के निवारण की भी कमजोर व्यवस्था, प्रशासनिक क्षमता की बाधाएं, मजदूरी में देरी जैसी समस्याएं इसमें लगातार चलती गई। खेती के मौसम के समय किसानों को मजदूर की संकट देखने को मिलते थे और एक श्रमिक जो ईमानदारी से काम कर रहा है उसको जब उसको काम की आवश्यकता है तब काम की गारंटी नहीं मिल पाती थी, और अगर उसने काम भी किया है तो उसको समय पे भुगतान नहीं होता था। रोजगार सृजन का विकास और अस्थायी परिसंपत्तियों के निर्माण का एक अस्थायी मैकेनिज्म इस योजना से बनाने में पूरी तरह विफल रही हैं, और इसलिए अब नए संशोधन में रोजगार की गारंटी 100 दिन से बढ़ाकर के 125 दिन किया गया है। साप्ताहिक वेतन यानी साप्ताहिक भुगतान होगा। ऐसा नहीं कि महीनों और वर्षों लग रहे हैं। अब हर सप्ताह लेबर ने काम किया तो साप्ताहिक उसे भुगतान होगा, और देरी होगी तो इसका मुआवजा भी देना होगा, यानी उसके लिए अतिरिक्त उसको ब्याज देना होगा। समय पर काम नहीं मिलने पर बेरोजगारी भत्ता अब कानूनी अधिकार हो गया है। यानी अगर कोई व्यक्ति कहता साहब मुझे काम चाहिए और काम नहीं दे रही है ग्राम पंचायत, तो उसके बदले में उसको भत्ता की गारंटी होगी। खेती के मौसम में किसानों को मजदूरों की कमी न हो, इसके लिए राज्यों को बुआई और कटाई के समय 60 दिन तक कार्य का विराम देने का अधिकार भी राज्यों को दिया गया है। राज्य तय करेंगे कि कब खेतीबाड़ी का समय है, उस समय
मनरेगा के कार्य स्थगित रहेंगे, खेती बाड़ी के कार्य के लिए लोग पर्याप्त संख्या में लोग मिल पाएंगे और 125 दिन की गारंटी वर्ष भर में जो भी कार्य करने के इच्छुक हैं उन श्रमिकों को प्राप्त होगा। किसान और मजदूर दोनों के हित इसके माध्यम से सुरक्षित रखने की गारंटी दी गई है। खोदने और भरने वाली कामों पर विराम होने से स्वाभाविक रूप से जिनके हित प्रभावित हो रहे हैं वो चिल्ला रहे हैं, क्योंकि गड्ढा खोदते थे फिर उसको पाटते थे। ये प्रक्रिया अब उनके हित प्रभावित हो रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से उनका चिल्लाहट होना स्वाभाविक रहे। अब इसमें 4 श्रेणियां दी गई हैं जिसका निर्धारण ग्राम पंचायत स्वयं तय करेगी। एक, मनरेगा का उपयोग जो पहले होता था वह कोई अस्थाई परिसंपत्ति आप नहीं बना सकते थे, लेकिन अब विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से हम अस्थाई संपत्ति का निर्माण कर सकते हैं और उसके लिए 4 प्रकार के प्रायोरिटीज तय की गई, प्राथमिकताएं जो तय की गई, श्रेणियां। एक, जल संरक्षण के लिए आप देख रहे होंगे ग्रामीण क्षेत्र में या शहरी क्षेत्र में अक्सर आप देखते हैं ग्रामीण क्षेत्र में बहुत सारे ब्लॉक को हमें वहां पर डार्क जोन के रूप में घोषित करना होता है। पानी की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी होती है, कोई वहां पे अस्थायी व्यवस्था नहीं बन पाती है। अब इस योजना के माध्यम से जो मनरेगा में व्यवस्था नहीं थी, विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गारंटी दी गई है कि वह इसके माध्यम से जल संरक्षण की अस्थायी व्यवस्था क्रिएट कर सकते हैं, यानी रेन वाटर हार्वेस्टिंग की व्यवस्था, चेक डैम की व्यवस्था और उससे जुड़ी हुई अन्य सुविधाओं की को वहां पे गांव में वो क्रिएट कर सकता है। ग्रामीण बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से वह इन चीजों को वहां पे विकसित कर सकता है, सड़क, नाली, इन सब का विकास कर सकता है। आजीविका संबंधी इंफ्रास्ट्रक्चर को भी इसके माध्यम से क्रिएट कर सकता है, खेल का मैदान बना सकता है, ओपन जिम का निर्माण कर सकता है। गांव के पास पैसा है, गांव के पास लैंड है, गांव की मार्केट मंडी बना सकता है। गांव में सड़कों पे जहां तहां जो मंडी बनी हुई है उसको हटाकर उसको व्यवस्थित रूप से दुकानें बनवा करके एक अच्छे खाली जगह पर उसको अस्थायी रूप से सड़क से हटा करके एक सिस्टम के साथ जोड़ सकता है, जिससे सुरक्षा की गारंटी उस दुकानदार के पास भी हो जाएगी और साथ साथ गांव के पास एक इनकम का माध्यम भी हो जाएगा। इस प्रकार की उसको भी किया जा सकता है। और प्रतिकूल मौसम घटनाओं से निपटने और आपदा तैयारी हेतु भी विशेष कार्य किए जा सकते हैं, यानी बाढ़ प्रबंधन के लिए गांव से जुड़े हुए छोटे छोटे कार्य हैं, उसके लिए शासन पे उनको निर्भर रहना पड़ता है। अब इसके लिए निर्भरता की आवश्यकता नहीं, ये सारी चीजें वहां पर उपलब्ध। आप इस विकसित भारत जी राम जी की इस स्कीम के माध्यम से इस अधिनियम आपको एक गारंटी दे रहा है। टेक्नोलॉजी को कानूनी अधिकार के रूप में अब शामिल इसके माध्यम से किया गया है। बायोमेट्रिक उपस्थिति, जियो टैगिंग, सैटेलाइट इमेजनरी, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग और EI से निगरानी और सीधे डिजिटल भुगतान, यानी अब हाजिरी भरने की औपचारिकताएं नहीं होंगी। अब जो भी होगा बायोमेट्रिक उपस्थिति के माध्यम से होगी, जियो टैगिंग के माध्यम से होगी, सैटेलाइट इमेजनरी के माध्यम से अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण हुआ है कि नहीं हुआ है, रियल टाइम मोबाइल ऐप मॉनिटरिंग भी होगी, EI टूल का भी इस्तेमाल वहां पे हो सकता है और सीधे डिजिटल भुगतान DBT के माध्यम से हम श्रमिक के खाते में सीधे पैसा भेजेंगे, ये इसके माध्यम से होगा। फर्जी नामों पर पैसा उठाने का खेल अब हमेशा के लिए बंद। आपने देखा होगा इससे पहले समाजवादी पार्टी के समय में सोनभद्र में मनरेगा का भयंकर घोटाला हुआ था, CBI की इंक्वायरी उस समय उसकी चल रही है। यह भी उनके समय में लगातार होता रहा है। 6 माह में अनिवार्य सोशल ऑडिट,
डिजिटल और समयबद्ध बहुस्तरीय शिकायत निवारण, जिला लोकपाल की व्यवस्था और केक के मानकों के अनुरूप ऑडिट की व्यवस्था भी इसके माध्यम से रहेगी। दूसरा, वित्तीय अनुशासन के साथ साथ यह संघीय संतुलन को बनाए रखने में भी एक बेहतर योगदान ये नया अधिनियम हमें देने जा रहा है, जिसमें केंद्र राज्य की साझेदारी 60-40 की हो गई। स्पष्ट वार्षिक बजट, लेकिन काम मांग आधारित ही रहेगा, यानी काम जो मांगेगा, गांव में मांगेगा, उसके अनुरूप ही वहां पे उसको कार्य भी दिया जाएगा। राज्यों को अधिक वित्तीय भागीदारी से में स्वामित्व, निगरानी और उसकी गुणवत्ता सुधार, ये राज्यों को इसका पूरा वो दिया गया है कि राज्य इसके लिए करेंगे। और मेरा मानना है कि कुल आवंटन में वृद्धि करके राज्यों को इस मनरेगा की तुलना में अगर इस नई स्कीम के माध्यम से आप देखेंगे तो विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से 17,000 करोड़ रुपए अधिक धनराशि इसके माध्यम से प्राप्त हो सकती है। इसमें राज्यों को, यानी इससे पहले होता क्या था मनरेगा में, जिन राज्यों में श्रमिक कम है, जिन राज्यों में गरीबी कम है, उन राज्यों में पैसा ज्यादा जाता था क्योंकि फर्जी भुगतान होता था। लेकिन अब जिन राज्यों में लेबर क्लास ज्यादा है, जिन राज्यों में उन लोगों को, श्रमिकों को रोजगार की गारंटी मिलनी चाहिए, उन राज्यों को इसके माध्यम से ज्यादा कार्य मिलेगा, श्रमिकों का अधिकार बढ़ेगा, भुगतान उनका सुरक्षित होगा, किसान को समय पर भी श्रम उपलब्ध होने लगेगा। अब रोजगार केवल राहत का माध्यम नहीं, अभी तो यह विकास और आत्मनिर्भरता का भी आधार बनेगा। यानी आपने देखा होगा, इससे पहले मनरेगा में क्या करते थे, सब रोजगार सृजन करना, एक बार गड्ढा खोदो फिर उसको पाट डालो। अब ये नहीं, अब कोई भी रोजगार होगा तो अस्थायी संपत्ति के निर्माण को लेकर के होगा, अस्थायी संपत्ति उसके माध्यम से बननी है। और विकसित भारत 2047 के विजन के अनुरूप ग्रामीण भारत अब राष्ट्र निर्माण पर और अधिक सक्रिय भूमिका का निर्वहन इसके माध्यम से कर पाएगा। मित्रों, विकसित भारत जी राम जी की इस अधिनियम को पारित करने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का, केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान जी का, पूरे केंद्रीय कैबिनेट का हृदय से मैं आभार व्यक्त करता हूं। और मैं इसलिए भी धन्यवाद देना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य को इससे काफी लाभ होगा और उत्तर प्रदेश सरकार इस कानून को पूर्ण संवेदनशीलता के साथ, पारदर्शी तरीके और प्रभावशीलता के साथ उत्तर प्रदेश में हम लागू करके रोजगार की एक नई गारंटी के साथ प्रदेश के अंदर हम लागू करेंगे। हमारा स्पष्ट लक्ष्य है, हर पात्र को समय पर काम, हर गांव में टिकाऊ परिसंपत्तियां और हर श्रमिक के जीवन में सम्मान, सुरक्षा और खुशहाली हर हाल में प्राप्त होनी चाहिए। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के इस विजन के अनुरूप हम उत्तर प्रदेश के अंदर इसे प्रभावी ढंग से लागू करेंगे। और मैं फिर इस बात को कह सकता हूं कि विकसित भारत जिनकी संकल्पना में नहीं है, श्रमिकों का हित और किसानों का हित जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, ग्रामीण भारत का विकास हो और हर नागरिक को सम्मानजनक जीवन जीने का अधिकार मिले, ये जिनके एजेंडे में कभी नहीं रहा है, वे लोग तमाम प्रकार की भ्रम की स्थिति पैदा करना चाहते हैं और वही लोग इसका दुष्प्रचार भी कर रहे हैं। विकसित भारत जी राम जी का यह अधिनियम भारत के श्रमिकों के लिए, भारत के किसानों के लिए, भारत के ग्रामीण भारत के विकास के लिए एक मील का पत्थर साबित होगा।
और उत्तर प्रदेश सरकार इस अधिनियम का समर्थन करती है और इसको पूरी प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए अपनी प्रतिबद्धता को दोहराती है। धन्यवाद जी। विकसित भारत जी राम जी कानून 2025 के देखिए, संबंध में उत्तर प्रदेश में 57,600 से अधिक हमारी ग्राम पंचायतें हैं और अगर रेवेन्यू विलेज की बात हम करें तो 1,05,000 से अधिक हमारे पास रेवेन्यू विलेजेज हैं। उत्तर प्रदेश के अंदर आज भी हमारी लगभग 67 से 70% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में निवास करती है। उत्तर प्रदेश भारत का फूड बास्केट भी है, तो स्वाभाविक रूप से अन्नदाता किसान और श्रमिकों का बेहतर समन्वय यूपी के अंदर है। खेती के समय श्रम बल खेती के कार्यों को संपादित करने और देश का पेट भरने के लिए अन्न उत्पन्न करेगा। जब खेती बाड़ी का समय नहीं, उस समय 125 दिन की गारंटी उसको वहां पर कार्य करने के लिए, यानी महीने में 25 दिन 5 महीने तक लगातार उन लोगों को यह कार्य प्राप्त हो सकता है और इसको लेकर के हम कार्य करेंगे। दूसरा, इसके माध्यम से उत्तर प्रदेश के उन श्रमिकों को और कार्य मांगने वाले हर एक उस नागरिक को एक तो अच्छा मानदेय मिल पाएगा, ग्रामीण क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने में हमें मदद मिल पाएगी और गांव के लोग जो हमेशा इस बात की शिकायत करते हैं कि हमें सड़क चाहिए, हमें नाली चाहिए, हमें यहां पे इंटरलॉकिंग का कार्य चाहिए, हमें खेल का मैदान चाहिए, हमें इन कार्यों को करना है। अब ये सभी कार्य इस नई अधिनियम के अंतर्गत विकसित भारत जी राम जी के माध्यम से गांव के अंदर इस अस्थायी परिसंपत्ति का निर्माण किया जा सकता है। आपदा नियंत्रण को भी इसके माध्यम से दूर करने के लिए जो भी अस्थायी इंफ्रास्ट्रक्चर वहां डेवलप होना है या गांव की इनकम को और गांव को आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी जो अस्थायी वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर देने हैं, जैसे मैंने कहा मंडी का निर्माण हो सकता है, मॉल बन सकता है। बहुत सारे ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जो बड़ी बड़ी ग्राम पंचायतें हैं, अच्छी आबादी है, 10-10 हजार की आबादी है, उनका अपना छोटा सा मार्केट है, लोग अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वहां आते हैं, उनके पास परिसंपत्तियां हैं। इस पैसे का उपयोग करते हुए हम वहां पे मॉल बना सकते हैं जिसमें नए रोजगार के सृजन भी हो सकते हैं। ग्राम पंचायत उसके माध्यम से आगे बढ़ेगी तो उत्तर प्रदेश इस दिशा में बहुत अच्छी प्रगति करेगा और उत्तर प्रदेश इसका सर्वाधिक लाभ लेने वाले राज्यों में होगा। मुख्यमंत्री जी, अगर बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनको रूरल एरियाज में एम्बिशियस ग्रोथ प्लान है उसमें लेके आना हो तो क्या ये इसको जी राम जी को आउटसोर्स करेंगे? देखिए, मैं कहा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर और आजीविका को विकसित करने के लिए विकसित भारत जी राम जी का बेहतर उपयोग हो सकता है और इसका हम उपयोग करेंगे। धन्यवाद। मुख्यमंत्री जी, एक सवाल मेरा है। अरे हो गया। आप सभी लोगों को धन्यवाद। आप लोगों के लिए जलपान की व्यवस्था है, कृपया उसको लेकर के जाए। और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी राम जी बिल को लेकर ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। मुख्यमंत्री ने कहा कि पहले जनता परेशान थी, देश के हित में विकास होना जरूरी, जी राम जी सभी के लिए फायदेमंद। सीएम योगी ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, जी राम जी बिल को लेकर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। साथ ही साथ बताया कि जी राम जी बिल किस तरीके से ग्रामीण इलाकों में ज़्यादा फायदेमंद साबित होगा, देश के हित में विकास होना जरूरी। देश के हित में विकास होना जरूरी। और बढ़ेंगे खबरों की ओर। बुलंदशहर से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर कोहरे और सर्दी का प्रकोप जारी। सर्दी
के कारण पशु पक्षी जीव जंतु भी परेशान। वाहनों की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे चालक। ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर लोगों से की गई बातचीत। वाहनों की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे हैं चालक। बुलंदशहर से खबर, कोहरे और सर्दी का प्रकोप जारी। वाहनों की लाइट जलाकर धीमी गति से चल रहे चालक। विजिबिलिटी ना के बराबर। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज़ इंडिया। मैं हूं आपके साथ अनिल मीना। लगातार उत्तर भारत में सर्दी का सितम जारी है। बात करते हैं उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर की। उत्तर प्रदेश के जनपद बुलंदशहर में घने कोहरे और सर्दी के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। देखिए, अगर बात की जाए, इस वक्त जो हम मौजूद हैं अलीगढ़ और बुलंदशहर के बॉर्डर पर मौजूद हैं, जहाँ की अगर बात की जाए, ये जो रास्ता है ये अलीगढ़ को जाती है, इधर पहासू को जाती है। अगर बात की जाए, लगातार देखा जा रहा है बरौली को जा रही है, तो कई क्षेत्रों में होगा ये रास्ता जाती है। देखिए, एक ट्रेली चालक मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करते हैं कि कोहरे को लेकर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या नाम भैया? राजेश कुमार शर्मा। अच्छा राजेश जी, कोहरे में किस तरह की दिक्कतें आ रही है? जैसे कि आप सुबह से दिक्कतें आ रही है, सामने का दिख नहीं रहा, कुछ चलने में बड़ी दिक्कत है। 10 या 12 की स्पीड में चला जा रहा है। अच्छा, जैसा देखा जा रहा है कि तुम सुबह से ट्रेन चलाते हो, तो मजदूरी करने की वजह से निकलते हो, तो क्या खाली निकलती हो, क्या कुछ सवारी मिल जाती है सर्दी में? मिलती है कभी दवा, कभी खाली निकल जाता है, दोनों तक चल। अच्छा, सर्दी से काफ़ी परेशानी है। बहुत ज़्यादा। देखिए, लगातार एक भैया मेरे साथ मौजूद है, इनसे भी हम बात करते हैं कोहरे को लेकर किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा है। क्या नाम है? मेरा नाम नीतीश कुमार है। अरे मुझे सर्दी में जिस तरह से लगातार देखा जा रहा है घने कोहरे में किस तरह की परेशानी का सामना करना पड़ा? परेशानी काफ़ी है। कुछ लोगों को गाड़ी चलाने का दिक्कत, जगह टिप्पर कैसे लगा है, लाइट जला के चले ना चले, तो समस्या तो अच्छी है। थोड़ा नजदीक कभी कभी कोहरा ऐसा होता है जो कदम में कुछ नहीं दिखता है, लोगों की स्पीड वही रहती है, सामने गाड़ी टकरा जाती है तो वो समस्या खड़ी जाती है। तो कहीं ना कहीं कोहरे से दिक्कतें हैं। हाँ, काफ़ी दिक्कत है कोहरे से। तमाम लोग मौजूद थे। तमाम लोगों का इस सर्दी के कारण हाल बेहाल है। जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त है। लगातार घने कोहरे के कारण लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। लोगों का कहना है कि घने कोहरे से काफ़ी दिक्कतें सामने आ रही हैं। और लगातार अगर बात की जाए, अभी जनपद बुलंदशहर कोहरे की चपेट में समाया हुआ है। लगातार देखा जा रहा है जनपद बुलंदशहर में अगर हाईवे की अगर बात की जाए, तो हाईवे पर कई घटनाएँ हो चुकी हैं जो लगातार कोहरे के कारण लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। विजुअलिटी की अगर बात करें तो विजुअलिटी मात्र ऐसी हो चुकी है कि 20 मीटर तक का ही दिखाई दे रहा है। और लगातार सर्दी के कारण और घने कोहरे के कारण काफ़ी परेशानी का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। अनिल मीना, के इंडिया, बुलंदशहर। चंदौली से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर दुर्घटना में घायल महिला का इलाज के दौरान हुई मौत। परिजन वाराणसी ले जाने की देते रहे दुहाई। अस्पताल संचालक ठीक करने का करता रहा दावा। बता दें कि महिला की मौत के बाद परिजनों ने जमकर किया हंगामा। पुलिस ने कार्रवाई की जगह शव का कराया सौदा। बिना पोस्टमार्टम कराए पंचनामा के बाद शव को परिजनों को दिया। पुलिस की कार्यशैली को लेकर लोगों में आक्रोश। जोहनिया सिन्हा के पास शक्ति फ्रैक्चर हॉस्पिटल का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस ने कार्रवाई की जगह शव का कराया सौदा। सुल्तानपुर में मंगलवार को तापमान 5.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। शीतलहर और घने कोहरे के कारण जनजीवन प्रभावित हुआ। बढ़ती ठंड और पछुआ हवाओं के कारण पशुओं को भी कपड़े पहनाए गए। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रशासन द्वारा अलाव की व्यवस्था विफल रही, जिसके चलते लोग ठंड से बचने के लिए पत्तियां जलाने को मजबूर हैं। सोमवार को दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत मिली थी, लेकिन शाम होते ही गलन भरी ठंड बढ़ गई। मंगलवार रात से ही सुबह तक घना कोहरा छाया रहा, जिससे लखनऊ वाराणसी राष्ट्रीय राजमार्ग पर वाहनों की गति धीमी पड़ गई। लोग ठंड से बचने के लिए अलाव का सहारा लेते दिखे।
घने कोहरे व शीतलहर से जनपद संभल बेहाल। कक्षा 8 तक के स्कूल बंद। संभल घने कोहरे और भीषण शीतलहर ने पूरे जनपद संभल को अपनी गिरफ्त में ले लिया है। सुबह से ही बहजोई, संभल, बबराला, चंदौसी सहित अन्य क्षेत्रों में कोहरे की मोटी चादर छाई रही, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। सड़कों पर दृश्यता बेहद कम हो गई और कोहरे के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हाईवे से लेकर ग्रामीण सड़कों तक वाहन रेंगते नजर आए, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी उठानी पड़ी। जिस तरह से आप देख रहे हैं कि शीतलहर का मौसम इतना ठंडा हो गया है कि जो वाहन की रफ्तार है वो कहीं ना कहीं धीमी होती हुई नहीं आ रही है और कोहरा इतना घना है कि इतनी परत कोहरे की चढ़ गई है कि आसपास का दिखना बड़ा मुश्किल हो गया है। जिलाधिकारी ने संभल में कक्षा 8 तक के 14 तारीख तक के लिए सभी स्कूल बंद कर दिए गए हैं और जो मासूम बच्चे हैं और जो बुजुर्ग लोग हैं उनके लिए घर में रहने के लिए सलाह दी गई है, क्योंकि इतनी ठंड है, इतनी कभी का मौसम हो रहा है कि बाहर निकलना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो बच्चे और बुजुर्गों के लिए घर में रहने के लिए सलाह दी गई है और साथ ही जो कक्षा 8 तक के स्कूल हैं उनके लिए बंद करने के लिए 14 तारीख के लिए आदेश जारी कर दिया गया है। कैमरामैन अकेल के साथ रईस अलवी, के न्यूज़ इंडिया, संभल। और खबर उत्तर प्रदेश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।